तो आज के मेहमान हैं सर्वेंद्र श्रीवास्तव जी और उनसे चर्चा करेंगे, लेकिन एक नज़र जल्दी से बाजार पर डाल लेते हैं क्या स्थिति बन रही है। तो कमज़ोरी का रुझान बना हुआ है। 113 पॉइंट के साथ निफ्टी 16,600 पे अभी भी टिकने की कोशिश कर रहा है और बैंक निफ्टी ज़्यादा नहीं गिरा है, मात्र 160 पॉइंट नीचे है और 36,600 के लगभग पहुंचने की कोशिश कर रहा है। सर्वेंद्र, नतीजों की निराशा है, ये क्या है, ये क्यों नीचे आ गया निफ्टी? बहुत बहुत नमस्कार नीरज जी। देखिए, अब ये हफ्ते का जो मेन थीम रहेगा मेरे लिए टेक्निकली वो ये रहेगा कि आपको ये भी देखना पड़ेगा कि अब करेंसीज क्या कर रही हैं और सारी इंपॉर्टेंट करेंसीज देखनी बहुत जरूरी है। डॉलर जो एक अच्छे रैली के बाद थोड़ा सुस्ताने के बाद अब डॉलर कहीं चलने की तैयारी कर रहा है। तो आई थिंक 106 105 50 106 पे डॉलर को बहुत अच्छे सपोर्ट हैं डॉलर इंडेक्स को, और अब कहीं ऊपर में आपको दिखेगा कि 108 109 के टारगेट्स भी वहां आएंगे। लेकिन सबसे बड़ा डेवलपमेंट जो करेंसी साइड में हुआ है वो है येन कैरी ट्रेड में। मुझे लगता है कि येन कैरी अब उल्टेगा। येन को जितना वीक होना था इस लेग में येन वीक हो चुका, तो येन कैरी के मजे जो बाजार को लेने थे और उसके जो पॉजिटिव रब ऑफ लेने थे बाजार ने कहीं ले लिया और इसीलिए प्रॉब्ली उतना गिरा नहीं जितना इसको पहले गिर जाना चाहिए था। तो येन में वीकली में क्लियर कट रिवर्सल है और येन कैरी मेरे हिसाब से अब 3 से 6 महीने के लिए पॉज लेगा। ऊपर में आपने देखा कि 139 140 के आसपास 100 वाला 140 गया था, येन वीक हुआ था। अब मुझे लगता है लौट के 126 आएगा। तो समझ लीजिए तकरीबन हाई से 10% का येन में एक स्ट्रेंथ आएगी। डॉलर ऑलरेडी स्ट्रांग हो रहा है, तो वर्ल्ड की जो दोनों कैरी करेंसीज हैं डॉलर और येन, दोनों जब स्ट्रांग होंगी तो बड़ा मुश्किल है ग्लोबल मार्केट्स के लिए यहां से चल पाना। निफ्टी तो अपनी जगह अलग ही है, बट ग्लोबल मार्केट्स भी अब यहां से चल नहीं पाएंगे। सब तरफ आपको प्रेशर देखने को मिलेगा अगर ये दोनों करेंसीज यहां से 5 से 10% और हार्ड होती हैं। तो दोनों साथ में हार्ड होंगी तो डबल इंपैक्ट आएगा। ओके, तो करेंसी का ये व्यू हमेशा ध्यान रखिएगा क्योंकि सर्वेंद्र की पकड़ इक्विटी के बराबर ही करेंसी में है। डॉलर के बारे में जो चर्चा हम लोग करते हैं बिल्कुल वैसा ही मूव कर रहा है और अब वो येन के बारे में कह रहे हैं, तो उसको भी ध्यान में रखिएगा। और इस हफ्ते बहुत महत्वपूर्ण इवेंट्स हैं। सर्वेंद्र, को स्टॉक ढूंढा क्या? जी बिल्कुल, आई थिंक पोजिशनली तो पहले एक टाई निकाल दी, लाल टाई वापस निकल गई है। पहली बात तो निफ्टी पे ऐसा लगता है कि अब 17,000 के ऊपर ज्यादा जा नहीं पाएगा। आज थोड़ा 100 पॉइंट नीचे आ गया जब तक शो चालू हुआ। तो आई थिंक 16,700 के आसपास एक अच्छा लेवल है। 16,600 से 16,700 के बीच में स्पॉट के लेवल्स हैं जहां निफ्टी को मेरे हिसाब से बेचना चाहिए। 17 के ऊपर जाके बहुत ज्यादा टिक नहीं पाएगा ऐसा थॉट अभी है, और पीछे के लोज तो चैलेंज हो जाएंगे। तो आई थिंक 15,500 15,200 वाले जो एरिया था जहां से हमने एक रेंज बनाई थी जहां से ऊपर आए, तो आई थिंक 15,200 से 15,500 की रेंज वापस रिटेस्ट हो जाएगी जब तक ये 17,000 के ऊपर नहीं जाता। तो उसी रुझान से पोजिशनली एक 15 से 20 दिन वर्किंग डेज के रुझान से सेल साइड में ट्रेड्स निकालेंगे। तो पहला निकलता है अदानी पोर्ट्स, जहां पे लगता है एक लॉन्ग टर्म डिस्ट्रीब्यूशन का सेटअप एक पैटर्न बना हुआ है। पुलबैक में आपने बहुत बढ़िया आपने एक पुलबैक भी कर लिया बाजार के साथ, तो पैटर्न अब मोस्टली कंप्लीट है। तो मुझे लगता है कि तकरीबन 750 के आसपास अदानी पोर्ट्स चल रहा है, यहाँ पे बेचे। मेरा मानना यह है कि आपको 680 675 के स्तर यहाँ आते हुए दिखने चाहिए, और अगर आप वो ट्रेड ले रहे हैं तो 771 पे आपका एक स्टॉप लॉस भी रहेगा। ओके, तो अदानी पोर्ट्स में आपको नज़र पर रखना चाहिए। चलिए अब दर्शकों की तरफ फटाफट चलते हैं। कपूरथला पंजाब से संदीप जी हमारे साथ हैं। संदीप जी नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? नमस्कार सर मेरी 2 इंक्वायरी है। एक L&T फाइनेंस होल्डिंग और एक IEX सर। ओके, IEX सर मैंने 1998 पे लिया है, 1750 शेयर है मेरे पास, और L&T है सर 1550 78 पे सर बाइंग। ये ओके, दोनों में थोड़ा थोड़ा नुकसान है, IEX में ज़्यादा है। सर्वेंद्र, दोनों में क्या करना चाहिए, L&T फाइनेंस और IEX? देखिए, IEX तो लास्ट वीक भी हमने डिस्कस किया, ये तो डार्लिंग स्टॉक था और डार्लिंग है। तो थॉट यही है कि अब ये करेक्शन यहाँ पे आ गया क्योंकि ज्यादा ओवरऑन स्टॉक था। मुझे लगता है अंडर परफॉर्मेंस है, थोड़ी और कंटिन्यू रहेगी। वैसे तो देखिए प्राइस वाइज एक अच्छा करेक्शन इस साल का तकरीबन हो चुका है। आपको 300 सवा 300 वाली चीज आपको तकरीबन 150 के आसपास आ गई। तो आई थिंक प्राइस वाइज बहुत बुरा ट्रेड इन्होंने नहीं लिया। इसके ऊपर के भाव से भी बहुत सारे लोग पूछते रहते हैं कि क्या करना है, तो आई थिंक उस हिसाब से इनका भाव थोड़ा सही है। बट ट्रेड अभी वीक है। मेरे को लगता है 3 से 6 महीने में एक दायरे में ही रहेगा, और वो दायरा तकरीबन यही रहेगा 140 से लेके तकरीबन 175 180 तक। उस दायरे में मोटा मोटी IEX रहना चाहिए। और जहां तक रही लार्सन फाइनेंस की बात, आई थिंक यहाँ पे आप देखिए कि नीचे से एक अच्छा बाउंस आया हुआ है। ओवरऑल मीडियम टर्म सेटअप्स भी यहाँ थोड़े बेहतर हैं IEX के कंपैरिजन में। नॉट दैट कि कोई आउट परफॉर्मिंग स्टॉक है, ये भी एक अंडर परफॉर्मिंग कैटेगरी का स्टॉक है। बट यहाँ मुझे लगता है कि 65 66 पे बहुत अच्छे सपोर्ट्स हैं मीडियम टर्म, और
ऊपर में इनको तकरीबन 85 से 90 के लेवल्स 3 से 6 महीने में यहाँ पे ऊपर में आते हुए दिखने चाहिए। ओके, तो अगला सवाल लेते हैं संदीप के बाद हमारे साथ रियांश है सोनीपत से। रियांश भाई बताइए क्या सवाल है। बस भारत डायनामिक के 1000 शेयर है, 730 की बाइंग प्राइस है, 1 महीने का व्यू है। 1 महीने का? हाँ जी सरविंद भाई 1 महीने का व्यू 730 पे लिया है, 719 चल रहा है 1000 शेयर भारत डायनामिक्स के। जी देखिए, मेरे हिसाब से तो एक महीने जब ट्रेडिंग कर रहे हैं या पोजिशनल ट्रेडिंग कर रहे हैं तो आई थिंक अच्छा है। अगर इनका टाइम फ्रेम क्लियर है तो स्टॉप लॉस भी एकदम क्लियर हो जाता है। आई थिंक 688 पे एक स्टॉप लॉस है, 687.40 पे एक स्टॉप लॉस रख लें। अगर उसके नीचे क्लोजिंग आ जाती है तो मेरे हिसाब से इस ट्रेड में इनको उस समय निकलना पड़ेगा। तो स्टॉप लॉस इनको दे दिया, टारगेट भी दे दूं। 1 महीने में इसका जो बेस्ट केस मुझे दिखता है वो तकरीबन है 755 से 760। तो आई थिंक ऊपर में और एक 40-50 पॉइंट हो सकते हैं, बट नीचे एक स्टॉप लॉस 687.40 पे रखना बहुत जरूरी है। भैया 688 पे स्टॉप लॉस रखिएगा और 760 पे निकल जाइएगा, क्योंकि आपने 1 महीने का समय रखा तो उसके बीच में यही लक्ष्य और स्टॉप लॉस बनते हैं। प्रवीण तिवारी जी दिल्ली से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। प्रवीण जी बताइए क्या सवाल है। और मेरे पास 40 के शेयर है 400 रेट ऑफ 286। तो मैं इसके बारे में एक लॉन्ग टर्म व्यू जानना चाहता हूँ। और जी टीवी के हैं मेरे पास 300 शेयर 273 पे। सरवेंद पहले फोर्टिस हेल्थ केयर 277 इस समय ट्रेड कर रहा है और 286 पे इन्होंने लिए। समय का कोई वो नहीं है, क्या करना चाहिए इनको? देखिए यहाँ फोर्टिस तो मुझे अच्छा लग रहा है इनफैक्ट कि फार्मा स्पेस में आई थिंक जिस तरह से इसने अगर आप देखें तो एक मल्टी मंथ एक तकरीबन 12 से 18 महीने का एक साइडवेज रेंज बनाया और अब उस रेंज के ऊपर कहीं ब्रेकआउट करने की कोशिश भी कर रहा है। तो आई थिंक अच्छा स्टॉक है, ट्रेडिंग स्टॉक नहीं है बट डिलीवरी में खड़े हैं तो मेरे हिसाब से ट्रेड में बने रहें। आई थिंक जो लॉन्ग टर्म एवरेजेस हैं वो तकरीबन यहाँ पे तकरीबन 255 के आसपास हैं। तो उसको नजरिए को 250 से 255 का एक सपोर्ट एरिया उसको ध्यान रखें। जब तक उसके ऊपर टिका हुआ है आई थिंक ट्रेड इनका सेफ रहेगा। और आई थिंक अगर इनके पास नजरिया अच्छा है तो 9 से 12 महीने के टारगेट दे दूं। अगर बेस्ट केस जो मुझे दिख रहा है कि यहाँ से चला तो आई थिंक 330 से 340 के टारगेट्स तो नेक्स्ट 9 से 12 महीने में यहाँ इनको मोस्टली मिल जाने चाहिए, एज लॉन्ग एज 250 के नीचे नहीं जाता है। तो यहाँ पे होल्ड की राय है। और जी लिमिटेड में भी आई थिंक यहाँ पे भी होल्ड की राय है। आई थिंक अभी हमने लार्सन की बात की, मोटा मोटी वही सेम पैटर्न्स हैं। और मेरा थॉट ये है कि यहाँ पे आपको 215 से 210 के बीच में बहुत अच्छे सपोर्ट्स आ गए हैं जी के लिए, तो ट्रेड में बने रहे हैं। और मेरे हिसाब से ऊपर में 250-255 के टारगेट्स नेक्स्ट 3 से 6 महीने में यहाँ पे भी दिखते हैं। ओके, तो दोनों में बने रहिए। अगला सवाल फटाफट लेते हैं। JS अरोड़ा जी हमारे साथ हैं नोएडा से। अरोड़ा जी क्या सवाल है आपका? नमस्कार नीरज जी, मेरा सवाल है, बताने से पहले मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं कि आपने मेरे प्रश्न को लिया। और मैं एक रेगुलर व्यूअर हूं आपकी CNBC चैनल का। मेरा सवाल है MMTC लिमिटेड पर, जिसके लिए आपकी चैनल पर हेलो जी आपकी चैनल पर बताया गया था कि इसमें बहुत बड़ा डिविडेंड मिलने वाला है। और मैं उस डिविडेंड की इंतजार में लेके इसको बैठा हूं। अब तो 30% डाउन हो गया। और जी, तो टेक्निकल एक राय ले लेते हैं। क्योंकि सरकारी कंपनी है तो कुछ कह नहीं सकते पक्के तौर पे कब क्या मूवमेंट इसमें होगा फंडामेंटली, लेकिन टेक्निकली आपका सवाल सरवेन से हल कराते हैं। सरवेन MMTC में अरोड़ा साहब ने 58 रुपये पे लिया है और ये स्टॉक इस समय 19 रुपये 75 पैसे उनके भाव से नीचे है। क्या MMTC में होल्ड करना चाहिए? चार्ट में ऐसे संकेत मिल रहे हैं। देखिए अब यहाँ पे देखें तो तकरीबन बहुत ही अंडर परफॉर्मिंग कैटेगरी का स्टॉक है, क्योंकि 2012-13 के बाद से ही परफॉर्म नहीं कर पा रहा। और वहां पे जो उसके हाइज बन गए थे अराउंड 70-75, उनके ऊपर तो ये गया नहीं है 13-14 के बाद से। तो आई थिंक बेस केस में मोटा मोटी रेंज है और यहाँ पे ठीक है। अब इस भाव से तो मैं इनको ये नहीं बोल पाऊंगा कि यहाँ से बेच ले। आई थिंक वेट कर लें। एक उछाल यहाँ पे डेफिनेटली, इफ नॉट रैली, एक अच्छा उछाल पॉसिबली यहाँ पे आ जाएगा। अब डिविडेंड कब आएगा कब नहीं आएगा उसका वेट ना करें। आई थिंक एक उछाल आएगा और तकरीबन इनके भाव के आसपास आ जाएगा। 52-55 के लेवल्स मुझे दिखते हैं कि यहाँ पे पॉसिबल है और आ जाएंगे। थोड़ा टाइम लग सकता है। तो आई थिंक एक 6 महीने का नजरिया दे दें। आई थिंक 55 के आसपास बाउंस में इनको मिलेगा। उस समय इनके भाव मोस्टली आ गए होंगे। तो आई थिंक निकल जाए डिविडेंड, और वो तो मैं उस पर कमेंट नहीं कर पाऊंगा, बट भाव आ जाएंगे। अभी यहाँ पे फिलहाल होल्ड रखें।
ओके, तो ये ध्यान रखें कि थोड़ा वेट करिए, आपके भाव तक आ जाएगा टेक्निकली। इस बीच में पता नहीं डिविडेंड आए, कब आए, कैसे आएगा, क्योंकि सरकारी मामला है तो कुछ कह नहीं सकते हैं। तो उस समय आप अगर आ जाए तब भी और नहीं आए तब भी आप इसमें से एग्जिट ले सकते हैं पोजिशनली। अच्छा सर्वेंद्र, आज के 2-3 टॉप स्टॉक्स पे आपकी राय चाहिए। एक तो आईसीआईसीआई बैंक में क्या करना चाहिए इस समय, क्या लोगों को खरीदना चाहिए? देखिए, नंबर्स के साथ इतनी बढ़िया रैली आ गई पीछे से, तो हमेशा बहुत सारी चीजें बाजार को जहन में पहले से रहती हैं। तो आई थिंक रिजल्ट वाला जो सेटअप था, आई थिंक उसके जो बेस्ट केस सिनेरियोस थे वो पुल बैक के हो गए। तो अब यहां से नए रिस्क तो नहीं बन रहे हैं, बट अगर किसी के पास है तो आई थिंक बने रहे। 770 के आसपास अच्छे सपोर्ट्स बन गए हैं, तो आई थिंक 768.40 के स्टॉप लॉस से आई थिंक जिनके पास ट्रेड्स है बने रहे, बट नया कुछ करने का फिलहाल यहाँ पे सेटअप नहीं बन रहा है। नया कुछ मत करिए। चलिए, बैंक की चर्चा चल रही, तो सर्वेंद्र रुकिएगा, आप एक बैंक के मैनेजमेंट से बात करते हैं। यस बैंक के नतीजे जो है उम्मीद से कम रहे हैं। बैंक का प्रॉफिट और नेट इंटरेस्ट इनकम भी बढ़ा है, लेकिन इसके साथ ही स्लिपेजेस में भी काफ़ी बढ़ोतरी हुई है और प्रॉफिट भी क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखें तो नीचे आया है। कासा भी बहुत एनकरेजिंग नहीं है। नतीजों को थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। बैंक के मैनेजिंग डायरेक्टर एंड सीईओ प्रशांत जी हमारे साथ हैं, प्रशांत कुमार जी। प्रशांत जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका CNBC आवाज पर। बताइए सर, कैसे रहे नतीजे, हमारे दर्शकों को समझाइए। देखिए, मैं आपकी सुन रहा था नतीजों की जो कमेंट्री है। अगर आप देखें स्लिपेज, हमारी स्लिपेज पिछले साल इसी क्वार्टर की स्लिपेज से 50%। पिछले साल ये 2000 करोड़ की स्लिपेज थी जो 1000 करोड़ आ गई है। और दूसरी बात है कि इसके अंदर 1-2 अकाउंट थे जो कि अनएक्सपेक्टेड थे। अदरवाइज जो स्लिपेज की हमारी गाइडेंस साल के शुरू में थी कि 2% स्लिपेज के अंदर हम लोग रहेंगे, तो हम बिल्कुल उसी लाइन पर चल रहे हैं। जहां तक प्रॉफिट की बात है, तो प्रॉफिट में हमारी 50% का इंक्रीज है YOY। पिछले क्वार्टर इसलिए कंपैरिजन मैं नहीं कहूंगा कि थोड़ा ठीक होगा, क्योंकि हमेशा फोर्थ क्वार्टर में आपकी अदर इनकम के अंदर काफी ज्यादा बढ़ोतरी होती है। तो अगर आप देखें तो YOY प्रॉफिट में 50% की ग्रोथ है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट में भी अगर आप ट्रेजरी गेन्स जो कि पिछले साल क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट की मूवमेंट की वजह से था, अगर उसको निकाल दें तो हमारा जो कोर ऑपरेटिंग प्रॉफिट है उसके अंदर भी हमारी 32% की ग्रोथ है। इसी तरह नेट इंटरेस्ट इनकम में भी YOY में 33% की ग्रोथ है। हमारा कासा रेशियो पिछले 2 साल में 500 बेसिस पॉइंट से बढ़ा है। ये 26% था जो कि आज की डेट में कोई 31%। और हमारी कासा डिपॉजिट की ग्रोथ हमारी ओवरऑल डिपॉजिट ग्रोथ से डबल चल रही है। तो अगर आप देखें तो हम लोग बहुत ये कहूंगा कि अपनी स्ट्रेटेजी के हिसाब से, हमारे टारगेट के हिसाब से हम लोग बिल्कुल उसी दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। और रिकवरी के भी हमने टारगेट जो 5000 करोड़ के दिए थे पूरे साल के, पहले क्वार्टर में ही हमने 1532 करोड़ की रिकवरी और अपग्रेड कर ली है। तो जो हमारी गाइडेंस थी मार्केट को, हम बिल्कुल उसी लाइन के आगे चल रहे हैं। प्रशांत जी, आप नंबर हम लोगों को अच्छे से एक्सप्लेन करें, उसके बावजूद जो है नंबर बहुत अच्छे दिख नहीं रहे सर। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ, देखिए ऑपरेटिंग इनकम आपने बताई कि आप उसमें से ट्रेजरी वाला हिस्सा हटाएं तो कोर में बहुत बड़ा है, लेकिन कासा में भी वैसी दिक्कत है, काफ़ी उसमें वीकनेसेस हैं। मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये जो आप कहते हैं कि अनएक्सपेक्टेडली कहाँ 2-1 अकाउंट आ गए, वो कौन से अकाउंट है, कैसे आ जाते हैं? हर क्वार्टर में कुछ ना कुछ अनएक्सपेक्टेड हो जाता है। नहीं, ऐसा नहीं है। अगर आप देखें तो पिछले साल के चारों क्वार्टर में 2000 करोड़ की जो स्लिपेज फर्स्ट क्वार्टर थी उससे कंटिन्यूसली स्लिपेज कम हो रही है। कई बार ऐसा होता है कि कोई पर्टिकुलर अकाउंट जिसमें पूरी तरह इंटरेस्ट सर्विसिंग हो रही है, कोई प्रमोटर इशू या किसी और वजह से अगर वो स्लिप होता है तो उसको अगले क्वार्टर में अपग्रेड भी कर लिया जाता है। तो इसलिए हमें उन अकाउंट्स के बारे में कोई बहुत चिंता वाली बात नहीं, और हमें पूरी उम्मीद है कि वो इसी क्वार्टर में हम लोग अपग्रेड भी कर पाएंगे और आगे आने वाले टाइम पर जो स्लिपेज है वो उसी तरह कंट्रोल में रहेगी। अगर आप दूसरा देखें, जो हमारी रिटेल और SME है उस पर हमारा बहुत अच्छा कंट्रोल। रिटेल और SME की जो स्लिपेज है वो पूरे पूल के हिसाब से वो बहुत अच्छे कंट्रोल में है, और उनके NPA नंबर भी रिटेल का 1.5% का NPA, SME 3% है और मीडियम एंटरप्राइज खाली 2% है। तो उस हिसाब से अगर आप देखें तो हमारी स्लिपेज और क्रेडिट कॉस्ट दोनों हमारे कंट्रोल में है। कॉस्ट टू इनकम कितना है आपका रेशियो? कॉस्ट टू इनकम हमारा इस क्वार्टर का जो है वो 77% हुआ है।
और उसका रीजन भी यही है कि जो इनकम, हमारा इशू इतना कॉस्ट का नहीं है। हमारा अगर आप देखें कॉस्ट टू एसेट इज 2.6%। डेफिनेटली तो आपकी आईटी कॉस्ट और ह्यूमन रिसोर्सेज की कॉस्ट, और खासकर जब बिजनेस ग्रोथ होती है रिटेल में, तो जो आप पे करते हैं डायरेक्ट सेलिंग एजेंट्स को, वो भी आपकी कॉस्ट में आता है। ये हमारा वो साल है जिसमें 2 साल में जब हम रिकंस्ट्रक्शन स्कीम से बाहर आ गए हैं और ग्रोथ फेज में हैं। इस साल के अंदर डेफिनेटली जो इन्वेस्टमेंट है, चाहे वो आईटी में हो, चाहे ह्यूमन रिसोर्सेज में हो, या हमारे लोन एक्विजिशन चैनल्स हैं उस पर हो, वो इस साल में रहेगा। पर आगे आने वाले साल में इसकी जो इनकम है, उससे हमारी जो कॉस्ट टू इनकम है वो कंटिन्यूअसली इंप्रूव होती है। सर रेशियोज अभी भी देखिए ना, जैसे आरओए देखिए वो भी 0.4%, आरओई 3.7%। आप क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखिए तो नहीं अच्छे लग रहे हैं, वीकनेसेस इसमें है। मैंने भी और बल्कि बहुत सारे ब्रोकरेजेस की तो बड़ी भारी भारी उम्मीदें थी, उसके सामने भी काफ़ी कमज़ोर हुआ है। एनआईएम आपका 2.4% है, वो भी कमज़ोर हुआ है। तो मतलब थोड़ा सा कॉन्फिडेंस दिलाइए ना इन्वेस्टर्स को। देखिए, कॉन्फिडेंस मैं आपको ये कहूंगा कि आप अगर थोड़ा सा क्वार्टर ऑन क्वार्टर की बजाय वाई कंपैरिजन करें, और दूसरी अगर चीजें देखें कि जहां से हमने ये साइकिल शुरू करी थी, हमारी लोन ग्रोथ पहले क्वार्टर के आखिर में 14% ऑलरेडी पहुंच चुकी है, और आगे आने वाले समय में ये लोन ग्रोथ और बेहतर होगी। उसी से हमारी इनकम है। जहां तक हमारे द कॉस्ट की बात है, तो कॉस्ट में जब रिटेल के अंदर आप ग्रो करते हैं तो कॉस्ट थोड़ी बढ़ती है, और इतने सालों के बाद जब ग्रोथ फेज पर आप जाते हैं तो शुरू में आपको इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है। पर अगर हम खास बात देखें तो हमारा जो निम है वो 2.1 था फर्स्ट क्वार्टर लास्ट ईयर, वो 2.4 है, और ये निम का कंटिन्यूअस एक्सपेंशन रहेगा। और हमें पूरी उम्मीद है कि साल के आखिर तक जब हम ये साल एंड करेंगे तो हमारा निम 2.9 या 3% के आसपास होगा, और जो हमारा ग्रॉस, जो हमारा एवरेज निम है, वो कोई 2.75% होगा। तो इस तरह हमारे कॉस्ट टू इनकम में भी कमी आएगी, और साथ में जो प्रॉफिटेबिलिटी है, जो हमारा अपना टारगेट है इंटरनल 75 बेसिस पॉइंट आरओए का, हम डेफिनेटली वहां तक पहुंचेंगे। और हमारी रिकवरी और रेजोल्यूशन एक बहुत ही अच्छे तरीके से हो रहा है। प्रशांत जी, मैं चूंकि इसलिए यह सवाल पूछ रहा हूँ क्योंकि हर क्वार्टर में कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिससे दिक्कत बढ़ती। मैं जानना चाहता हूँ कि चालू तिमाही जो चल रही करंट क्वार्टर में, कोई आपको ऐसा लगता है कि अनएक्सपेक्टेड इवेंट, मेरे लिए अनएक्सपेक्टेड, आपके लिए नहीं होगा क्योंकि आप तो देख रहे हैं सब कुछ, कोई चीज़ आ सकती है जिससे फिर आपको अगली तिमाही मुझे ये कंसोल करना पड़े या निवेशकों को कंसोल करना, देखिए भाई कुछ चीज़ें अनएक्सपेक्टेड आ गई थी। मैं इसलिए पहले से अपने दर्शकों या निवेशकों को, ट्रेडरों को ये बता देना चाहता हूँ कि कुछ ऐसा है क्या सर? अनुमान हो, मतलब जरूरी नहीं कि वो हो ही। नहीं, ऐसा अनुमान भी नहीं है, और इसीलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि अगर आप देखें जो हमारा बड़ा पोर्टफोलियो है रिटेल और एसएमई का, उस पर पूरा कंट्रोल है। कॉर्पोरेट में कभी कभी ऐसा होता है, जैसे अभी इस बार एक होटल एसेट जो कि बहुत अच्छे प्रमोटर ग्रुप का है, और वो स्लिप हुआ, वो इस क्वार्टर में अपग्रेड भी हो जाएगा। पर ऐसी चीज कभी कभी हो सकती है, अदरवाइज जो हमारी स्लिपेज है वो बिल्कुल कंट्रोल में है, और हमें ऐसा कुछ नहीं लगता है कि आने वाले समय में कोई अनएक्सपेक्टेड स्लिपेजेस है। कई खबरें छपती रहती हैं, एक क्वार्टर में कम से कम 4-5 बार तो छपती है कि कुछ इंटरेस्टेड प्लेयर्स हैं आपके बैंक में। अभी हाल ही में 2-3 दिन पहले भी एक आध खबर छपी थी, कुछ इस बारे में अपडेट देंगे सर आप? देखिए, मुझे खुद भी मुझे बहुत बार मीडिया से ही मालूम पड़ता है कि क्या खबरें हैं और कौन इंटरेस्टेड है, पर बैंक लेवल पर ऐसी किसी तरह की भी कोई बातचीत नहीं हो रही किसी से? कोई बातचीत नहीं। ओके प्रशांत जी, बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। और प्रशांत जी ये भरोसा दिला रहे हैं कि अगले क्वार्टर में कोई अनएक्सपेक्टेड इवेंट नहीं होगा, तो आप लोग उसी हिसाब से बैंक के नतीजों को देखें, और उम्मीद करते हैं कि नेक्स्ट क्वार्टर में जब हम लोग बात करेंगे प्रशांत जी से तो हमें अच्छी खबरें और सुनाएंगे। धन्यवाद प्रशांत जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। सरवेन, यस बैंक पे कोई नजरिया आपका है क्या? सरवेन अनम्यूट करिए अपने आप को पहले। जी माफी चाहूंगा। देखिए 10 से 16 की रेंज में फंसा हुआ है 2 साल से, और आई थिंक जब तक कोई रेंज रिजॉल्व नहीं हो जाए किस तरफ, आई थिंक बहुत ज्यादा इससे उम्मीद मैं नहीं रख रहा हूं, तो बहुत ज्यादा इसको ट्रैक नहीं करता हूं। बट देखते हैं 16 के ऊपर कहीं टिकेगा तब सोचेंगे कि इसको कवरेज लिस्ट में ऐड करना है। फिलहाल बैंकिंग की कवरेज लिस्ट में
बहुत ज्यादा एग्रेसिव लिस्ट में ये है नहीं। कौन सा पसंद है आपको सबसे? आईसीसी पसंद है, एक्सिस पसंद है, एचडीएफसी पसंद है, कोटक पसंद है? देखिए प्राइवेट में अगर पूछेंगे तो आई थिंक प्राइवेट में भी ज्यादा कुछ नहीं, इस समय कुछ नहीं बोलूंगा क्योंकि पोजिशनली व्यू नेगेटिव है, बट लॉन्ग टर्म में मुझे सबसे बढ़िया तो पीएसयू साइड में एसबीआई लग रहा है। तो आई थिंक मैं हमेशा बोलते भी आ रहा हूँ कि आई थिंक विद इन द पीएसयू स्पेस जो सबसे बढ़िया, सबसे मल्टी ईयर ब्रेकआउट जहां पे है वो एसबीआई में है। और लास्ट टाइम भी आप देखिए 440 के आसपास आया, वहां से एक बढ़िया आपको एक रैली मिली एक, और बढ़िया 20% के करीब वहां से मूव आया। तो आई थिंक एसबीआई पे ध्यान रखें, जब भी 440 450 के आसपास आता है किसी कारण से, आई थिंक बहुत सेफ एरिया है एसबीआई में लॉन्ग टर्म पोजीशंस बनाने की। 430 440 न्यू नॉर्मल हो गया, जो पहले 230 होता था वो 440 हो गया जी, है ना? ऐसा हुआ है क्योंकि ना? उसका जी बिल्कुल, उसका जो अर्लियर ब्रेकआउट जो 400 जो कभी वो आप देखिए कभी 400 के ऊपर जाके ठीक से टिक नहीं पाता था, और अब जो इस बार ब्रेकआउट करके लास्ट 1.5 साल से उधर जो टिका है, ये मेरे हिसाब से एक बहुत बढ़िया संकेत है एसबीआई के लिए लॉन्ग टर्म में। तो अब देखते हैं बाजार के साथ ओवरऑल क्या होता है, बट अभी तो पोजिशनली जैसे मैंने बोला नेक्स्ट 15 से 20 वर्किंग डेज के लिए ध्यान थोड़ा सा नरम किया है करेंसीज को लेके और ओवरऑल सेटअप्स को लेके। और लोग सोचते हैं गिरता हुआ क्रूड फायदा करेगा बाजार को, लेकिन ऐसा होता नहीं है। क्रूड गिरेगा तो सबको साथ में लेके जाएगा। तो अब उल्टा अगर लोग क्रूड को गिरने की बात कर रहे हैं तो मुझे तो तकलीफ होती है, और मुझे मालूम है कि क्रूड गिरेगा तो सबको साथ में लेके जाएगा। और मेरा थॉट भी यही है कि क्रूड जैसे ही 92 तोड़ेगा WTI, आई थिंक फ्री फॉल है। फॉरेन ब्रोकरेज को कुछ भी टारगेट देने दीजिए, उनके टारगेट हमेशा ऐसे ही रहते हैं, बट मुझे लगता नहीं कि 92 तोड़ने के बाद क्रूड सलामत रह पाएगा। बहुत शार्प फॉल WTI क्रूड में आपको देखने को मिलेगा। जिस दिन 92 के नीचे बंद आया वीकली में, आई थिंक स्ट्रेट फॉल है। सेम रिपीट है 2008 का। 2008 के अगस्त और सितंबर में भी क्रूड ऐसे ही गिरा था और साथ में सबको लेके गया था, कोई भी चीज बची नहीं थी उसमें। बिल्कुल, और क्रूड का फ्री फॉल हमेशा अच्छा नहीं होता है। जी, लोग उल्टा सोचते हैं कि क्रूड गिरेगा तो लोगों को फायदा लगता है होगा, कि फायदा नहीं होगा। क्रूड तेजी से नीचे आ जाएगा तो सारा कुछ बाजार चलने लगेगा, ऐसा नहीं होता है। नहीं। जी। बिल्कुल। तो और वो संकेत येन कैरी ट्रेड में आ गए हैं। Exactly. ग्लोबल हेज फंड्स को बहुत तकलीफ होने वाली है, जो येन में कैरी करते हैं पोजीशंस, उनको बहुत तकलीफ होने आनी वाली है, क्योंकि उनको मार्क टू मार्केट आएगा 10% सीधा करेंसी में। तो उनकी बेस कैपिटल पे ही 10% का मार्क टू मार्केट आने वाला है उनको। तो उसके ऊपर जब लेवरेज रहेंगे 4 टाइम, तो बुक में तो 40% साफ होने वाला है। तो बड़े बड़े हेज फंड्स के लिए तकलीफ आने वाली है जो येन में कैरी करते हैं। बिल्कुल, तो करेंसी और क्रूड पर नजर रहेगी। सर्वेंद्र, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ ये चर्चा शेयर करने के लिए। और दर्शकों को याद दिला दूं कि करेंसी और क्रूड इसलिए भी आप अपने रडार पर रखिए कि इसी थर्सडे को सुबह सुबह हम लोग चर्चा कर रहे होंगे फेड की बैठक का आउटकम, और उसके अगले हफ्ते की शुक्रवार को हम लोग आरबीआई की पॉलिसी पे डिस्कस कर रहे होंगे। तो अगले 2 वर्किंग वीक्स में बड़े इवेंट्स हैं जिसको हमें ध्यान में रखना चाहिए। सुमित जी आ चुके हैं, आज मोर्चा संभाल लिया उन्होंने 11 बजे वाला। आज से 11 बजे का मोर्चा मेरे पास है। बाल कटा लिया लग रहा है। बिल्कुल सेट वेट तो कराया बढ़िया। दोनों साइड से वो मशीन चलाई उड़ा रही है ना, वो आधे नंबर वाली। अरे वो अभी आईडी आप यस बैंक से बातचीत कर रहे थे कि वो पेपर में खबरें छपती रहती हैं कि कब बिकेगा। एक बैंक मेरे पास भी IDBI। अच्छा, कब बिकेगा थोड़ी देर में प्रशांत जी से पूछ ले, क्योंकि वो हर तीसरे दिन एक खबर आती है। हाँ, मतलब मुझे भी पूछना है कि हर दूसरे दिन खबर आती है IDBI बैंक बिकेगा, कब बिकेगा, अभी पूछता हूँ उनसे भी थोड़ी देर में। तो खिलाड़ी नंबर 1 का समय हो गया है और शुरुआत करेंगे कार्यक्रम की। ज्योति लैब का नंबर भी है, इस पर बातचीत करेंगे। हरे निशान में शेयर ट्रेड कर रहा है, 3% ऊपर है। एक ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के बाद लौटते हैं और शुरुआत करते हैं खिलाड़ी नंबर 1 की।